तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा प्रयास है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएगी। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए नया सब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आपको नहीं लगे और आपको लगे कि आउट ऑफ ट्रैक है जो आपने जनरल लाइफ में सुनी होती है। तो आप डाउट मत करिएगा, सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक पेपर और पेन अपने पास रखें, जिससे अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको नोट कर सकें और बाद में मुझसे क्लैरिफिकेशन दे सकें। चलिए देखिए, लाइफ इंश्योरेंस क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस रिस्क से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर मेरी आवाज नहीं आए तो किसी भी तरह से या तो मैसेज करके या हैंड रेज करके आप मुझे बता दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं चलता रहूं और पता चले कि कुछ पता नहीं चल रहा है आप लोगों को। आपके पास ब्लूटूथ वगैरह कुछ है क्या? आप एक बार इसको हल्का सा बंद कर दीजिए। चलिए देखिए, लाइफ में ना रिस्क है, लाइफ में रिस्क है। चार तरह के रिस्क हम कैटेगरी में रखते हैं। मतलब रिस्क है हमारी लाइफ में। और जब हम देखें लाइफ और नॉन लाइफ चीजों में, तो नॉन लाइफ चीजों में तो रिस्क रिप्लेसेबल है। मान लो बाइक है, बाइक पर रिस्क है, चोरी हो सकती है, बट हम नई बाइक ला सकते हैं, सेम मॉडल सेम डिजाइन हम नया खरीद सकते हैं। बट लाइफ में ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारी लाइफ के ऊपर रिस्क है, रिस्क क्या है? डेथ का रिस्क है। वैसे मैं बताऊंगा डिटेल में आगे, लेकिन डेथ का रिस्क हमें तुरंत समझ आता है। रिस्क को मैनेज करने के चार टेक्निक बताएंगे। एक तो हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। सपोज एक रिस्क है कि यहाँ से आगरा जाने के लिए हम हाईवे पे जाते हैं, एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, तो वहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो लाइफ में एक रिस्क आता है कि उस रोड से रिस्क है एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। हर दिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हुआ और मिस हैपनिंग हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं? रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं कि हम एक्सप्रेस वे से जाते ही नहीं, हम किसी और रूट से चले जाते हैं, पुराने रूट से चले जाते हैं, दिल्ली मथुरा आगरा का जो पुराना रूट। तो हमने रिस्क को अवॉइड किया। दूसरा होता है रिस्क रिटेंशन, यानी कि जो होगा देखा जाएगा, हमने रिस्क ले लिया, रिटेन कर लिया, अपने ऊपर ले लिया। एक होता है रिस्क रिडक्शन, कि मैं हाईवे से जाऊंगा लेकिन कंट्रोल रखूंगा, स्पीड पे कंट्रोल रखूंगा, गाड़ी को प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ चलाऊंगा, हवा टायर सब चेक करके चलूंगा। तो रिस्क में थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता हूँ, थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ। और एक होता है रिस्क फाइनेंसिंग, यानी कि मेरी लाइफ पे रिस्क है, मेरी गाड़ी पर रिस्क है, तो मैं क्या करता हूँ, इनका इंश्योरेंस करा लेता हूँ और रिस्क ट्रांसफर करता हूँ। तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क जो है एक टेक्निक आता है, जो किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉपर्टी को कवर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस भी वही एक रिस्क ट्रांसफर का है। मेरी लाइफ में जो रिस्क है उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरी जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट है अर्निंग के लिए। जो मैं पैसा कमाता हूँ वो अपनी फैमिली के लिए यूज करता हूँ। तो मेरी लाइफ में ये रिस्क है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो इनकम फैमिली की रुक जाएगी। उसको, उस रिस्क को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ लाइफ इंश्योरेंस करके। तो चार तरीके से मैं रिस्क मैनेज करता हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस हुआ क्या? लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ रिस्क है। जो मेरी लाइफ पर रिस्क है उसका फाइनेंशियल वैल्यू को मैंने इंश्योरेंस कंपनी से सिक्योर कर दिया। तो इंश्योरेंस मुझे एक प्रोटेक्शन दे देता है, और लाइफ के केस में आता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मेन ये है कि उसमें लाइफ इंश्योरेंस रिप्लेस नहीं कर सकता है किसी चीज को। यानी कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो हम लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, वहां से उसकी फाइनेंशियल पावर को या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हम चीज को रिप्लेस भी कर सकते हैं। गाड़ी है, मकान है, कोई डैमेज हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिलेगा उससे मैं दोबारा से उसको रीशेप कर सकता हूँ, नई कार ले सकता हूँ, नई बाइक ले सकता हूँ, मकान को दोबारा से बना सकते हैं। तो इंश्योरेंस इस तरह से काम करता है कि वो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है लाइफ के केस में। अभी लाइफ को हम देखें तो लाइफ लाइफ क्या है? एक इंश्योरेंस जो होता है एसेट का होता है, किसी ऐसी चीज का होता है जिसकी वैल्यू है। सपोज आपकी जेब में एक पेन है, वो पेन कहीं गिर जाए तो आपको ऐसा लॉस नहीं होता जो रिप्लेसेबल ना हो, आप उस दूसरे पेन को लेने में दिक्कत महसूस, आप 20 30 40 रुपए का एक पेन है दूसरा खरीद लेते हो, तो उसका एक एसेट वैल्यू नहीं है देखे तो। लेकिन ह्यूमन लाइफ की जो वैल्यू है वो एक एसेट कैटेगरी में आती है, वो कहीं ना कुछ एक कीमत रखती है।
तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू से इंश्योरेंस स्टार्ट होता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं। सिंपल सा ये मान लें कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में कितना पैसा कमाएगा, वो उसका वैल्यू बनेगा। अब लेकिन अगर मैथमेटिकल या साइंटिफिक वे में देखें तो एक आदमी अगर 1 लाख रुपया साल का कमाता है और वो 30 साल तक कमाएगा तो वो टोटल 30 लाख रुपए कमा के देगा। बट वो 30 लाख रुपए 30 साल के अंदर देगा, 30 ईयर्स में। अगर आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें 30 ईयर्स में 30 लाख रुपए की, तो प्रेजेंट वैल्यू के मैथमेटिकल फार्मूले आते हैं, उसके हिसाब से सपोज वो आई 14 लैक्स, 14 लाख। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज 14 लैक्स। तो आज उसको जो इंश्योरेंस चाहिएगा वो 14 लैक्स का चाहिए। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का जो कंसेप्ट आया तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट उससे जुड़ गया। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू में इंश्योरेंस क्यों जुड़ा? 3 टाइप ऑफ रिस्क आते हैं। एक आदमी की लाइफ में 3 रिस्क है। क्या रिस्क है? एक रिस्क है डाइंग टू अर्ली, जल्दी मृत्यु, शीघ्र मृत्यु, यंग एज में डेथ हो जाना, कमाते कमाते डेथ हो जाना, जब तक कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल लायबिलिटीज अभी अधूरी है ना। एक व्यक्ति है 35 साल का है, उसके बच्चे भी है, वाइफ भी है, पेरेंट्स भी है, सबके प्रति उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनको पूरा करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। फैमिली के लिए सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो जाता है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। तो डाइंग टू अर्ली। एक होता है कि डिसेबिलिटी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी आई और वो डिसेबल हो गया, आदमी काम करने लायक नहीं रहा। तो लिविंग विद डिसेबिलिटी इज आल्सो ए रिस्क। डेथ होना भी रिस्क है, लेकिन डिसेबिलिटी होना भी रिस्क है। एंड थर्ड रिस्क इज लिविंग टू लॉन्ग। ये भी एक रिस्क है। आपको आश्चर्य लग सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की एज, आप ही सोच के देखें कि आपकी एज 90 ईयर्स की जब हो तो आपको कैसा फील होगा। तो आपको ये लगेगा कि उस टाइम पर मेरे पास फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हो, मेरे को सपोर्ट कौन करेगा, क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट उस टाइम पर मेरी बनेगी, तो मुझे पैसा चाहिए। तो लिविंग टू लॉन्ग इज आल्सो ए रिस्क। तो ये तीनों रिस्क जो है वो सिर्फ इंश्योरेंस में ही कवर हो सकते हैं। अर्ली डेथ का भी, डिसेबिलिटी का एंड लिविंग टू लॉन्ग। लिविंग टू लॉन्ग का सोल्यूशन आता है पेंशन प्लान से। तो पेंशन प्लान जो है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही दे सकती है, बैंक या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं दे सकता, बिकॉज इसमें लाइफ का मोर्टेलिटी का सारा इशू जुड़ा रहता है। अब लाइफ इंश्योरेंस काम कैसे करता है? तो इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ रिस्क। पूलिंग ऑफ रिस्क हुआ, देखिए इसको एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक विलेज है, उसमें 1000 हाउसेस है और वहां पर हर साल फ्लड आती है, बाढ़ आती है। और बाढ़ में देखते हैं कि हर साल एक दो मकान डैमेज हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मिलके कहते हैं अच्छा एक मकान की कीमत समझ लीजिए 10,000 रुपये। तो लोग कहते हैं कि हम 1,000 लोग हैं, अगर हम 100-100 रुपये जोड़ते हैं, 100-100 रुपया सब करते हैं, तो हमारे पास कुछ फंड इकट्ठा हो जाता है। और अगर उसमें कोई मकान डैमेज होता है तो हम ये फंड उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि छोटा छोटा सेविंग करके उस विलेज में सबने एक मकान के लिए एक सिक्योरिटी तैयार कर, फाइनेंशियल सपोर्ट तैयार कर। तो लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसे ही काम करता है। उसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से हम पैसा लेते हैं और उसका एक पूल बनाते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो किसी के साथ जब मिसहैपनिंग होती है तो हम उस पैसे से उसको सपोर्ट करते हैं। तो छोटा सा शेयरिंग करने के बाद उसको फाइनेंशियल सपोर्ट आ जाता है कोई मिसहैपनिंग होने का। पेज बंद कर देते हैं। कोई मैसेज लिख के बता दे मेरी बात आपको समझ आ रही है या क्लियर है, या बोल के बता दे। चलिए, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। देखिए जैसे आप कॉमर्स में देखते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री में देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहीं भी आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बैंक है और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें वो कहता है कि हम आपको हाउस होम लोन दे रहे हैं और इसके इंस्टॉलमेंट आप दोगे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये सब प्रोसेस चलेगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज आल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द क्लाइंट प्रपोजर। जो भी कस्टमर है, जो भी प्रपोजर है, जो पॉलिसी लेना चाहता है, वो और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन यही आती है कि कस्टमर विल पे द अमाउंट, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस में
प्रीमियम। तो कस्टमर विल पे द प्रीमियम एंड इंश्योरेंस कंपनी विल टेक सम, विल गिव सम एश्योरेंस। कस्टमर को एश्योरेंस देंगे। सपोज कस्टमर ने बोला कि आई विल पे 25,000 और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज देंगे। तो दोनों लोगों ने एक प्रॉमिस किया आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि आप 25,000 रुपये पर एनम पे कीजिए, हम आपको 10 लाख का रिस्क कवरेज प्रोवाइड कराएंगे। उससे क्या होगा कि 25,000 के बदले में उसने अपनी फैमिली को 10 लाख की सिक्योरिटी परचेज कर। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, पूलिंग ऑफ रिस्क के प्रोसेस से, यानी कि उसने 1,000 लोगों से 25,000 रुपए लिए और इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना एक एक्सपीरियंस है कि कितने लोगों में डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, उस हिसाब से उस कंपनी ने वो पैसा इकट्ठा किया। और जहां भी कोई मिसहैपनिंग हुई, कोई भी क्लाइंट के पास मिसहैपनिंग हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी से ने उस पूल से पैसा उठाया और उस क्लाइंट को पे कर दिया। तो इंश्योरेंस वर्किंग इस तरह से प्रोसीड करती है। मैं आपको 3-4 कुछ वर्ड्स ऐसे बता रहा हूँ जो अगर आप समझ लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस को समझना बहुत आसान हो जाता है। एक वर्ड आता है उब्रेमा फिडे, अटमोस्ट गुड फेथ। इंश्योरेंस का जो काम है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। आप एक चीज महसूस करके देखिए कि इंडिया में बैंक कितने, तो आप देखेंगे कि 24-26 तो नेशनलाइज बैंक ही थे पहले, अब तो खैर कम हो गए। उसके अलावा कितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं। मतलब हम देखेंगे तो हर गली गली में हमें बैंक दिखाई देता है। बट व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज? ये नहीं है, ये कम है। अभी भी हम देखें इंडिया में टोटल 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्किंग है। 20 साल से इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओपन है प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 23 लोगों ने ही इंश्योरेंस का काम किया है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस का काम ऐसा नहीं है कि एक दिन के एक्सपीरियंस से किसी ने स्टार्ट कर दिया, और उसमें एक लाइबिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिएट होती है। और सब बिजनेस में पैसा लेने की बात होती है, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा देने की बात होती है। क्यों? मैंने उससे 25,000 रुपया लिया था, लेकिन मुझे अब जैसे ही मैंने 25,000 लिया है, मुझे 10 लाख रुपए तैयार रखने अपने बैंक कि मुझे 10 लाख की देनदारी कभी भी आ सकती है, कभी भी 2 दिन बाद भी आ सकती है। उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी हैज टू पे 10 लाख रुपीज। तो यहाँ देने वाला कंसेप्ट रहता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी में ज्यादा कंपनी एकदम नहीं आती। तो उपरेमा फ्री डे मैंने सब बोला था, अटमोस्ट गुड फेथ। तो जो इंश्योरेंस कंपनी का काम है, कस्टमर का जो काम है, दोनों का ही गुड फेथ का है। गुड फेथ कैसे है कि उसने 25,000 पे किए इस एश्योरेंस के साथ कि कंपनी विल पे 10 लाख रुपीज अगर कोई मिसहैपनिंग होती है। तो उसने विश्वास किया और इंश्योरेंस कंपनी ने भी फेथ किया कि भाई देते रहना आप लोग, क्योंकि सब लोग पैसा देंगे तभी तो पूल तैयार होगा। अदरवाइज तो सपोज एक ही आदमी ने 25,000 रुपया दिया और उसी की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी तो खुलने से पहले बंद हो जाएगी। तो पूलिंग ऑफ रिस्क के साथ साथ गुड फेथ पे काम करता है। और गुड फेथ की यहाँ डेफिनेशन आती है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि पूरी तरह से। कैसे? जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को कुछ एश्योरेंस देता है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे को कोई ऐसा रिस्क नहीं है जो इमीडिएट लगे कि डेथ हो सकती है, उसको ऐसा रिस्क नहीं लगता है। तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर विश्वास करे, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी भी अटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल पे काम करती है। और इसमें एक कंसेप्ट और आता है, एक वर्ड और आता है, मटेरियल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर ये सोच सकता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने पूछा कि भाई आप पिछले 5 साल में कभी हॉस्पिटलाइज हुए, कभी कोई इलनेस आई, तो कस्टमर बोलता है पिछले 5 साल का आपको क्या लेना देना। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोर्टेलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, किसी की लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। सपोज किसी ने बोला मुझे 2 साल बाद 2 साल पहले मुझे कैंसर था, टीबी था, या कोई भी प्रॉब्लम थी, तो उससे उसकी लाइफ पे इफेक्ट आता है। और इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज करती है, तो उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो मेटेरियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि देयर आर सम इंफॉर्मेशन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी। वो कस्टमर की नजर में हो सकता है इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे इंश्योरेंस कंपनी पूछती है कि फैमिली हिस्ट्री बताइए, आपके ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस में मदर फादर का हेल्थ कैसा है। तो आदमी सोच सकता है कि मेरी हेल्थ से आपको मतलब है, फैमिली की हेल्थ से क्या मतलब है। लेकिन आप एक जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि स्वस्थ परिवार है तो उम्मीद बन जाती है कि ये व्यक्ति भी स्वस्थ होगा, और अगर परिवार में दिक्कत है तो
ये उम्मीद लगती है कि वो हेरिडिटरी डिसीज हो सकती है या इनकी फैमिली में कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जो इस व्यक्ति को भी हो। तो इंफॉर्मेशन शेयर करना कंपलसरी है, जिसको हम मानते हैं कि आपका एग्रीक्वेस है। तो मेटेरियल इंफॉर्मेशन एक कंसेप्ट आता है। एक आता है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। इंश्योरेंस तभी काम करता है जब अनसर्टेनिटी हो। जिस काम में सर्टेनिटी है, यानी कि जो अनिश्चितता है, जिस काम का पता है कि ये घट सकता है लेकिन पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तब इंश्योरेंस हो सकता है। अगर मेरे को मालूम है, अगर किसी को भी मालूम है कि ये घटना घटेगी, किसी को जैसे सपोज डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको कैंसर हो गया, अब आपकी लाइफ 6 महीने से ज्यादा नहीं, तो अब अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया। तो लाइफ का जो अनसर्टेनिटी वाला कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। अब सर्टेनिटी आ गया कि उसका 6 महीने साल भर में डेथ हो सकती है, तो इंश्योरेंस उसको नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी होना जरूरी है, अनिश्चित होना जरूरी है, तभी इंश्योरेंस हो पाएगा। अगर कोई चीज निश्चित है, कोई घटना ऐसी घट सकती है जिससे लॉस होगा, तो वो इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। ऐसी एक कंसेप्ट आता है लॉ ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इंडेमनिटी होता क्या है कि हम इंश्योरेंस में इंडेमनीफाई करते हैं, लॉस को मेकअप करते हैं। सपोज एक बाइक है, वो चोरी हो गई और इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको अमाउंट देगी और उस अमाउंट से वो परचेज कर सकते। तो उसने क्या किया, इंडेमनीफाई कर दिया, जो नुकसान उसको हुआ था उसकी पूर्ति वहां से कर दी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में अगर किसी मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो हम उसको किसी भी पैसा दे के उस मिस्टर एक्स को रिवाइव नहीं कर सकते। तो ये जो है लाइफ इंश्योरेंस में लॉ ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए वहां पर हम जो है इसमें लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी को छोड़ के हम कहते हैं उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, एक वर्ड है मेरे दिमाग से वो निकल गया, मैं आपको बता दूंगा कि आ जाएगा मुझे, तो नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, मैं बीच में बोल दूंगा। तो लॉ ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, वो नॉन लाइफ या जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। एक होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि बीमा योग्य हित। अब ये क्या चीज है, क्या मैं ऐसी चीज का इंश्योरेंस करा सकता हूँ जिसमें मेरे को कोई प्रॉफिट लॉस का चांस नहीं है। सपोज एक कार है जो गली में खड़ी है, उस कार का इंश्योरेंस कराने में मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके डैमेज से मुझे कोई लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस इंश्योरेंस को, उस कार के इंश्योरेंस को कराने के लिए एलिजिबल नहीं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर कार मेरी है तो मेरा वहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर कार को कोई डैमेज होता है, कार चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट होती है, तो मुझे फाइनेंशियल लॉस होता है। इन दैट केस आई विल नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। यही लाइफ में है। लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसमें होता है? अपनी फैमिली में होता है। फैमिली के बाहर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट को नहीं मानते। अब फैमिली की डेफिनेशन लाइफ इंश्योरेंस में क्या आती है? अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों में, मेरे पेरेंट्स में, मेरे ब्रदर सिस्टर में नहीं होता। ब्रदर सिस्टर की अलग लाइफ होती है, वो मुझसे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होते, वो अपनी लाइफ जीते। पेरेंट्स मुझ पर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होते, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उनकी जरूरत में फाइनेंशियल सपोर्ट देता हूँ, बट एज पर डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। तो मेरे अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो मेरा स्पाउस, मतलब किसी भी व्यक्ति का अपना स्पाउस और बच्चों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती। अब इसमें एक क्वेश्चन कई बार आता है कि सपोज हस्बैंड वाइफ है, इंश्योरेंस लिया, हस्बैंड ने वाइफ के नाम से एक पॉलिसी कराई और फिर दोनों में डाइवर्स हो गया, तो उस पॉलिसी का क्या होगा? क्योंकि अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो रहा नहीं, दोनों सेपरेट हो गए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की एक खास बात है, एक खास बात है कि ये अच्छा, ये जो है ना, जैसे ही हम इस लिंक से आउट हो जाए तो मैं आपको तुरंत दूसरा लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की एक खासियत है कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। बाद में अगर वो नहीं भी रहता है तो कोई इशू नहीं है, उसको एप्लीकेबल माना जाता है। सपोज मैं
जॉब करता हूँ और मैंने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरी जॉब चली जाती है और अगर किसी व्यक्ति के पास आज जॉब नहीं है उसको नया इंश्योरेंस हम नहीं दे सकते, बिकॉज प्रीमियम कहाँ से पे करेंगे। बट अगर उसके पास पुरानी पॉलिसी है और उसमें उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वो एप्लीकेबल है, वो उसको मिल जाएगा, मतलब वो उसके इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसको माना जाएगा। Just- मैंने आपको ना लिंक भेज दिया है, आप उस लिंक पे ज्वाइन कर दीजिए, पासवर्ड सेम रहेगा। जब मैं इससे आउट हो जाऊंगा तो आप उसको ज्वाइन करना। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट को ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, एट द इंसेप्शन टेकिंग द पॉलिसी जब हम दे रहे हैं उस टाइम पर ये होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जैसे आपके पास कार इंश्योरेंस है और आपने कार को सेल कर दिया तो इंश्योरेंस विल रिमेन कंटिन्यू, उससे कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस की, ये लाइफ इंश्योरेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको अच्छा भी लगेगा और ये सिंपल है, आपका जनरल लाइफ में भी आप इसको देखते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में गोल्स की बात होती है। तो गोल्स हम कहते हैं कि तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, है ना। लॉन्ग टर्म जैसे कि बच्चे की मैरिज है, एजुकेशन का है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, मकान लेना है। मीडियम टर्म है जैसे मकान लेना है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, कार मुझे लेना है 5 साल के बाद। शॉर्ट टर्म है कि मेरे को टीवी लेना है, मुझे घूमने जाना है, एक टूर बनाना है, तो शॉर्ट टर्म का। तो शॉर्ट ये सब गोल्स के लिए उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमें 2-4 महीने में, 6 महीने में पैसा चाहिए। मीडियम टर्म के लिए 2-4-5 साल में पैसा चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 10-15-20-25 साल में पैसा चाहिए। तो जैसे जैसा गोल होता है वैसे वैसे मुझे प्लानिंग करना होगा। लाइफ की स्टेज आती है, हमारी लाइफ की स्टेज चलती है जब हम स्टूडेंट लाइफ से निकलते हैं, अर्निंग में जाते हैं, तो 25 से 35 साल हमारा वो अर्निंग फेज, नौकरी ढूंढना, सेटल होना चलता है। उसी दौरान फिर मैरिज होने लगती है। मैरिज होते होते फिर हमारी फैमिली बढ़ने लगती है और फैमिली बढ़ते बढ़ते फिर हम क्या करते हैं, प्रोवाइडर बन जाते हैं, अपनी पूरी फैमिली को कुछ ना कुछ उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए सपोर्ट सिस्टम में लग जाते हैं। और ऐसे करते करते हम 50-55 के होने लगते हैं और फिर ये एम्प्टी नेस्टर की कंडीशन आने लगती है, यानी कि घोंसला जो बनाया था वो फिर खाली होने लगता है। कुछ कहना चाहते हैं रंजीता जी? हाँ जी सर, वो एक्चुअली जो आपने बताया था ना कि हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स का, तो हाँ, वो वाला मुझे क्लियर नहीं हुआ है। उस कंडीशन में क्या होगा अगर एलआईसी जैसे हस्बैंड वाइफ वो ने करवा रखी कंटिन्यू है? रहेगी। मैं ये बता रहा था कि जो इंश्योरेबल अच्छा। इंटरेस्ट है वो पॉलिसी लेने के टाइम पर जी। होना चाहिए। सपोज आज मैं पॉलिसी लेना चाहता हूँ वाइफ के लिए, तो मैं ले सकता हूँ। कल को मेरा अगर डाइवोर्स हो जाता है तो वो पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी, पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। लेकिन आज मैं अच्छा। मान लीजिए मैरिड नहीं हूँ और कोई फ्रेंड के नाम पे कहता हूँ कि ये इनसे मेरी शादी होने वाली है, इनके नाम पे पॉलिसी लेना हम्म। चाहता हूँ, तो वो नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेबल अच्छा। इंटरेस्ट नहीं है, फ्रेंड का नहीं होता है। ओके, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि इस तरह से लाइफ की अलग अलग स्टेज, एम्प्टी नेस्टर की स्टेज आ जाती है जब हम रिटायरमेंट पे चले जाते हैं और हमारी फैमिली फिर आगे बच्चे अपनी फैमिली बनाने लगते हैं और हम लोग रिटायर्ड लाइफ जीने लगते हैं। तो ये हर जो फेज होता है लाइफ का, उसमें मुझे अलग अलग प्लानिंग करनी, अलग अलग तरह से मुझे प्लानिंग करना पड़ता है। कहीं हमें रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना होता है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड मैरिज के लिए, अपनी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, या अपने किसी ड्रीम के लिए भी करना होता है। मान लीजिए मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है तो उसके लिए मुझे फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कल टूर बना और मैं चल दिया वर्ल्ड टूर। तो मुझे ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग में डालना पड़ेगा। अपने जो गोल हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, उनको पूरा करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि जो हम ज्यादा प्लानिंग करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो इतना प्लानिंग नहीं करते, तो उसके पीछे रीजन है। तो क्या है कि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, नीड चेंज हुई है। पहले घर में एक फोन नहीं होता था, अब हर व्यक्ति की जेब में दो दो फोन है। तो पहले मोहल्ले में एक टीवी होता था, अब घर में जितने कमरे उतने टीवी।
गाड़ियां, पहले एक एक गाड़ियां नहीं होती थी, अब लोगों के पास ज्यादा। तो हमारा क्या है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लाइफस्टाइल चेंज होने से हमारा जरूरतें बढ़ गई, हमारी इनकम और उसको प्लानिंग, पैसे को बचाना, रिपेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट की लाइफ, और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम से न्यूक्लियर सिस्टम में चले जाना। पहले जॉइंट फैमिली थी तो वो सारी जो जरूरतें थी मिलजुल के पूरा हो जाती थी, लेकिन अब इंडिविजुअल मुझे अपनी फैमिली के लिए सारा प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो ये और कुछ महंगाई, महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि लोगों को अब फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो गया। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। ये सभी अपने अपने बेनिफिट्स या अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ फैसिलिटी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और कस्टमर उन चीजों से बेनिफिट ले पाते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको लिंक भेजा, आप एक बार उस लिंक पे आ जाएं, जिससे कि मैं अपना नया टॉपिक उसमें कवर कर सकूं।